2 साल पद यात्रा की है, लेकिन पॉपुलर तो आप एक ही दिन में हो गए, गांधी मैदान में बैठते हैं। कितना फायदा करेगा आपको? अभी यहाँ बैठे हैं, नीतीश कुमार यात्रा कर रहे हैं, सौगात दे रहे हैं करोड़ों करोड़ों का कि हम महिलाओं को ये देंगे। तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि महिलाओं को देंगे, बूढ़ों को देंगे। तो आपको नहीं लगता है ना कहीं आपका टाइम चला जाएगा विधानसभा चुनाव? हाँ, आधी से ज़्यादा जनता तो लालू जी को इसलिए वोट दे रही है क्योंकि वो भाजपा से डरती है। जो मुसलमान हैं उनको लालू से कोई प्रेम नहीं है, उनको तेजस्वी से प्रेम नहीं, राजद से। वो जानते हैं कि इन लोगों ने ना हमें भागीदारी दी है, ना हमारे समाज के लिए कोई काम किया है, ना हमारी आवाज़ बनेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो चूंकि भाजपा से डरते हैं, भाजपा को वोट नहीं दे सकते हैं, तो भाजपा को हराने के लिए वो मजबूरी में राजद को वोट देते हैं। यही हाल करीब करीब एनडीए के, भाजपा के, नीतीश के आधा वोटर को है। वो उनको नीतीश पसंद नहीं है, उनको भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ लालू से डरते हैं क्योंकि उन्होंने लालू जी का जंगल राज देखा है। तो वो ये सोचता है भाई चलो कितना भी खराब है, काम हो ना हो, कम से कम रंगदारी अपहरण थोड़ा कम हुआ कि वो उन समाज के लोग आज भी लालू जी और लालू जी के बच्चों का झंडा ढो रहे हैं, उनके नाम पर नारा लगा रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे आज भी अनपढ़ हैं, आज भी गरीब हैं। चौधरी को कैसे देखते हैं? डिप्टी सीएम है बिहार के। कैसे भी नहीं देखते हैं, उनका कुछ नहीं है। सम्राट चौधरी को क्या है, कुछ नहीं। बिहार। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और अभी हम एक नेता के साथ हैं जो एक झटके में इतना पॉपुलर हो गए हैं कि वो बिहारी नहीं पूरे देशवर्ष में काफ़ी फेमस हो चुके हैं। जी हाँ, प्रशांत किशोर के साथ हैं हम। ये बताइए, 2 साल पद यात्रा की है, लेकिन पॉपुलर तो आप एक ही दिन में हो गए, गांधी मैदान में बैठते हैं। नहीं, पॉपुलर होने का कोई पैरामीटर तो मेरे पास, थर्मामीटर नहीं है। पिछले 2-2.5 साल से बिहार में सुधार के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो प्रयास हमारी समझ से होना चाहिए वो कर रहे हैं। और किसी चीज़ को बनने में थोड़ा समय तो लगता ही है। 25-30 बरस से जो एक व्यवस्था यहाँ चली आ रही है उसके खिलाफ या उससे बेहतर बनाने के प्रयास को थोड़ा समय देना ही पड़ेगा। इसलिए पिछले 2-2.5 साल से ये प्रयास चल रहा है। जिस घटना की आप बात कर रही हैं, स्वाभाविक तौर पर कुछ इस तरह की घटना होती है तो लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। सड़क पर गाड़ियाँ चल रही हैं वो खबर नहीं है, लेकिन किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो खबर है। वैसे ही है, 2 साल से जो सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो शायद जैसे आपने अपने शब्दों में बताया उसको कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। लेकिन गांधी मैदान में जो हुआ, जो प्रोटेस्ट है, पुलिस आई, उन्होंने कुछ गलत किया, तो स्वाभाविक तौर पर वो बड़ी खबर थी, इसलिए लोगों के चर्चा का। चुनाव में कितना फ़ायदा करेगा आपको? नहीं, ये चुनाव के नज़रिए से इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि चुनाव तो 10 महीने के बाद है और इस तरह के धरने प्रदर्शन का सीधा कोरिलेशन कोई चुनाव से नहीं, यूजुअली नहीं होता है। और लोगों की मेमोरी भी बहुत लंबी नहीं होती है। तो जब चुनाव होगा तो उस समय चुनाव उन मुद्दों पर होगा जो कि उस समय के लिए तात्कालिक मुद्दे होंगे। लेकिन ये बिहार के आधारभूत जो यहाँ पर राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था है उसको ज़रूर लेकर एक चर्चा बड़े स्तर पर शुरू हुई है कि जिस बिहार को समाजवाद की राजनीति करने वाले लोग, छात्र राजनीति से निकले हुए लोग होने का दावा करने वाले लोग चला रहे हैं, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, गांधी की बात करते हैं, उस बिहार में क्या सही में लोकतंत्र है? क्या यहाँ पर लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है? या यहाँ पर क्या सरकार जो है वो न्याय और सत्य पर आधारित है? तो उस चर्चा को ज़रूर गांधी मैदान और पिछले 14 दिन के अनशन ने या छात्रों के आंदोलन ने उस चर्चा को थोड़ा बल दिया है, उस चर्चा को बढ़ाया है। 14 दिन के अनशन में जो हुआ तो हम जैसे लोगों को भी ये दिखा कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों का जो मामला है वो तो है, लेकिन बिहार में एक बहुत बड़े वर्ग को ऐसा लगता है कि उनके साथ सरकार या व्यवस्था के द्वारा अन्याय किया जा रहा है। जैसे पिछले 3 वर्ष में जब हम लोगों ने इसका अध्ययन कराया तो 87 से ज़्यादा शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों पर, समूहों पर अलग अलग समय में लाठियाँ चली हैं। ये देश में सबसे ज़्यादा है। कहने को यहाँ नीतीश कुमार गांधी और जेपी की समाजवाद की बात कर रहे हैं और कोई भी पब्लिक का कोई भी वर्ग अगर डिसेंट के लिए कोई आवाज़ उठाता है तो उसको पुलिस लाठी मार रही है। जैसे पटना में एक सरकार ने व्यवस्था बना दी है कि आपको धरना प्रदर्शन करना है तो एक जगह डिजिग्नेट है गर्दनी बाग में, वहीं पर बैठकर आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। और प्रशासन कई बार कोर्ट के एक निर्णय का हवाला भी देता है, लेकिन इसका कोई लीगल आधार नहीं है क्योंकि संविधान में हर व्यक्ति को अपने विचार की अभिव्यक्ति, अपने डिसेंट की अभिव्यक्ति की फ्रीडम है और उसमें ये नहीं लिखा गया है कि वो एक्सप्रेशन आप गार्डनी बाग में वहीं पर देंगे जहां पर सरकार कहेगी, वरना सरकार कहेगी आप बीटा में ही बैठ के कर सकते हो। समझिए, आज गर्दनी बाग है, कल सरकार ये कह सकती है नहीं गर्दनी बाग में दिक्कत हो रही है, अब सब लोग बीटा में ही बैठेंगे, या आप यहाँ से जाकर अनीसाबाद में करेंगे। तो ये
गैर कानूनी है। जब तक हम कोई पब्लिक न्यूसेंस नहीं कर रहे हैं, ट्रैफिक अवरुद्ध नहीं कर रहे हैं, पब्लिक को तकलीफ नहीं हो रही है, कोई उपद्रव नहीं कर रहे हैं, कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो मुझे इस बात की आज़ादी संविधान देता है कि मैं सरकार की व्यवस्था के या किसी भी जिस चीज़ से मुझे शिकायत है, मैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र हूँ। लेकिन बिहार में इस तरह की मूलभूत बातों को एक तरीके से दबा दिया गया है। जैसे पुलिस जो लाठी चार्ज करती है, सामान्यतः लोगों को लगता है कि भाई पुलिस है लाठी मार सकता है, लेकिन ये गैर कानूनी है। किसी पुलिस पदाधिकारी को नागरिकों पर लाठी चलाने का अधिकार नहीं है। जैसे अगर मैं या आप गलती करेंगे तो आपको कानून फेस के तहत आप पर कार्रवाई हो सकती है, वैसे ही अगर पुलिस वाले बिना किसी गलती के, बिना किसी आधार के आप पर लाठी चला रहे हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। ये सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला नहीं रह गया है। इसीलिए जब अनशन कल मैंने ख़त्म किया तो इसको अब मैंने बड़ा स्वरूप देने के लिए कि ये सिर्फ एक वर्ग की बात नहीं है, बिहार का हर वो वर्ग जो ये फील करता है कि व्यवस्था उसको डरा रहा है, धमका रहा है, उसके साथ न्याय नहीं कर रहा है, उसकी आवाज़ एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से उठाई जाए, बढ़ाई जाए, ताकि लोग हिम्मत करें, खड़े हों, आगे आएँ। और सबसे बड़ी बात है कि इसको करेगा कौन? इसको अकेले प्रशांत किशोर तो नहीं कर सकते हैं। करने के लिए बिहार के युवाओं को तैयार किया जाए वैचारिक तौर पर और उनको प्रशिक्षित किया जाए। तो ये जो मैंने आश्रम बनाया है यहाँ, इस पर भी सवाल था कि यहाँ पे आपने कहा है कि 1 लाख युवाओं को आप ट्रेनिंग दीजिएगा, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दीजिए कैसे ट्रेनिंग देंगे। और यही बात मैं कह रहा हूँ कि जिनको भी ऐसा लगता है कि बिहार में जातीय और धार्मिक उन्माद से ऊपर उठकर सिर्फ विचारधारा और नाली गली और मुर्गा और 500 रुपये पर जो व्यवस्था वोट देते हैं, व्यवस्था बनती है, उससे अलग हटकर अगर आप बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि गांधी और बाबा साहब के जो रास्ते बताए हुए हैं, जो प्रूवन रास्ते हैं, उसको अपनाकर ही बिहार को सुधारा जा सकता है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये काम अकेले प्रशांत किशोर से नहीं होगा। आपने कहा पदयात्रा आप कर रहे हैं, ये तो इतनी बड़ी खबर नहीं जितना, क्यों खबर ये बड़ी है गांधी में? क्योंकि ये समूह है। समूह के साथ पुलिस ने जाति की, बच्चों को दौड़ाकर मारा, उसमें ये नहीं देखा कि आप किस जाति के हैं, किस पार्टी के हैं, किस जिले के हैं, किस ब्लॉक के हैं, जो मिला उसको मारा। तो उसके खिलाफ नाराजगी है। तो इस आश्रम का, इस सत्याग्रह का, जो हम लोग इसको बिहार सत्याग्रह आश्रम कह रहे हैं, कि बिहार का हर वो वर्ग जो कि व्यवस्था से छला गया है, ठगा गया है, जिसके साथ व्यवस्था ने अन्याय किया है, वो आए और इस व्यवस्था से उसको मदद हम लोग करेंगे, उसकी आवाज़ में अपनी आवाज़ जोड़ेंगे, उसकी ताकत में हम अपनी ताकत जोड़ेंगे, उसको कानूनी मदद हो, मीडिया के जरिए मदद हो, जो भी मदद सामाजिक राजनीतिक तौर पे की, न्यायिक तौर पे की जा सकती है, वो किया जाएगा। अभी के जनरेशन में प्रशांत जी, अभी देखें तो जेन जी जनरेशन कहा जाता है, जेड जनरेशन है, और अभी के टाइम आमरण अनशन जैसा जो वेपन आप यूज़ किए हैं वो कहाँ से आया? क्योंकि जैसे अगर हम पप्पू यादव का नाम लें, तेजस्वी यादव का नाम लें, तो ये लोग जाते हैं, बात करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, चले जाते हैं। ये आइडिया कहाँ से आया कि हम उस टाइम का जो स्ट्राइक चलता था वो वाला सत्याग्रह करें? इसलिए कि बिहार की जो भूमि है, यहाँ पे जो मेरी अपनी बिहार की समझ है कि राजनीतिक तौर पर बहुत सक्रिय भूमि है। गांधी महात्मा बिहार में आकर बने, सत्याग्रह की शुरुआत उन्होंने इसी ज़मीन से करी। लोकतंत्र की जननी है बिहार, ये ज्ञान की धरती है। ये ठीक बात है कि पिछले 25, 30, 40 सालों में जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटकर एक उन्माद पैदा किया गया है। लालू जी के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू जी को लोग वोट दे रहे हैं। लेकिन बिहार की चेतना जो है, बिहार के लोगों की जो चेतना है, वो बहुत सजग है। उस पर धूल पड़ गया है, उसको पुनर्जागृत करने की ज़रूरत है। लेकिन लोगों को समझ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आपने कहा युवाओं की बात, जैसे गुजरात में लोग कहते हैं कि जो लड़का है उसको एकदम बिजनेस की समझ है, उसी तरह यूपी बिहार में यहाँ की मिट्टी में ये ताकत है कि यहाँ के युवाओं को राजनीति की समझ है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, 4 लड़कों को बैठा लीजिए, उसके पास नौकरी नहीं होगी, बहुत बड़ी डिग्री नहीं होगी, शायद बहुत पैसा साधन ना होगा, लेकिन वो आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की राजनीति के बारे में अच्छी जानकारी रखेगा, कुछ बात कर सकता है, चर्चा कर सकता है। बिल्कुल जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, साधारण किसान मजदूर है, वो भी समाजवाद पर बात कर सकते हैं, वो भी आपको गांधी विनोबा की बात कर सकते हैं, जयप्रकाश की बात कर सकते हैं, लोहिया की बात कर सकते हैं, इंदिरा गांधी की बात कर सकते हैं, नेहरू की बात कर सकते हैं। तो इस मिट्टी की ये ताकत है। अब सवाल है कि उसको फिर से पुनर्जीवित कैसे किया जाए, तो वो जिम्मेवारी युवाओं को की है। और इसलिए इस आश्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि कम से कम 1 लाख बच्चों को
इस आश्रम में 20 तारीख से, आज अभी हम लोग 17 तारीख है, 20 तारीख से यहाँ पर हर दिन 4000-5000 युवाओं को हम लोग प्रशिक्षित करें। आपने कहा प्रशिक्षण का मतलब क्या? प्रशिक्षण का मतलब वो 3 दिन आश्रम के इस कल्चर में रहें, वो जो रहने का आश्रम का एक तरीका है, जो गांधी की बताई हुई बातें हैं, सत्याग्रह की जो ताकत है, तो कैसे इन हथियार, राजनीतिक सामाजिक हथियार का इस्तेमाल करके समाज में आप प्रभाव पैदा कर आपको नहीं सकते लगता हैं। जब पहली बार टेंट लग रहा था तो सरकार ने हटाने का आदेश दे दिया था, और इस बार अगर आप इतना बड़ा कुछ इवेंट मैनेजमेंट करिएगा तो सरकार फिर से आपसे परेशान हो नहीं, जाएगी? फिर यही तो लोगों को दिखेगा हम्म, कि ये सत्याग्रह की ताकत है। प्रशांत किशोर ने कोई, जैसा आपने कहा, कोई रेल रोको नहीं किया, कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, चुपचाप अनशन पर बैठे। पुलिस वाले आए, 20-25 थानों की पुलिस, पूरी पटना पुलिस, सरकार लगकर उठाकर मुझे ले गई, और लोगों ने देखा कि कोर्ट ने बेल दे दिया। जब कोर्ट ने सशर्त बेल दिया, उसको हमने इनकार कर दिया, पुलिस जेल में ले गई। लेकिन कोर्ट को भी इस बात का, जनमानस की भावना का सम्मान करते हुए कोर्ट ने भी देखा कि नहीं, इस व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है, इसलिए कोर्ट ने भी वो सारी शर्तें हटाई, जमानत मिला। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 6 घंटे के अंदर कोर्ट ने 2 निर्णय दिए एक ही केस में, पुलिस को छोड़ना पड़ा। तो ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है, ये उसी सत्याग्रह की ताकत है। आपने कहा लोगों को कैसे विश्वास होगा, सत्याग्रह से क्या होगा? ये उनको ये दिख रहा है कि कोई एक आदमी खड़ा हुआ है जो सत्याग्रह की बात कर रहा है, जो शुद्धता की बात कर रहा है, जो रेल रोको की आंदोलन नहीं कर रहा है, जो सड़क नहीं जाम कर रहा है, जो पब्लिक इनकन्वीनियंस नहीं कर रहा है, गंगा के किनारे आश्रम पर बैठकर ये बात कह रहा है कि अगर आपके साथ गलत हुआ है, आप आइए, आवाज़ उठाइए, बिल्कुल न्याय मिलेगा। देखिए बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो मामला है, 15 दिन आमरण अनशन पे रहे, उसका क्या रिजल्ट आया? उसका रिजल्ट ये हुआ कि बड़े बिहार में बड़े स्तर पर वो चर्चा जो गर्दनी बाग के एक कोने में सिमटी हुई थी, जो बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला था, वो कहीं ना कहीं आज बिहार के युवाओं का मामला बन गया, बिहार के हर परिवार का मामला बन गया कि नहीं, इन छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। अब सरकार ने उस पर कोई करेक्शन नहीं लिया। तो जब इस पूरी लोकतंत्र में एक बड़ा पिलर है न्यायालय का, तो हम लोग न्यायालय में गए, और कल आपने हाईकोर्ट का निर्णय देखा। हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि जो भी रिजल्ट आएगा, अब जब तक अदालत निर्णय नहीं देता है तब तक उस रिजल्ट को फाइनल नहीं माना कहीं ना कहीं जाएगा। आप लोग के फेवर में कोर्ट का डिसीजन दिख रहा है? देखिए, फेवर और अगेंस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हाई कोर्ट पे लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजन नहीं लेता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं तो यही मानूंगा कि वो न्याय का मंदिर है, और जो जजेस हैं वो भी समाज के हिस्सा हैं, वो न्याय करेंगे। और हम लोग को लगता है कि बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, तो हम लोग को समय देना चाहिए। न्यायालय ने कल जो सुनवाई के बाद ऑर्डर दिया है, वो बहुत मेरी समझ से बैलेंस्ड डिसीजन है। इसलिए बैलेंस्ड है कि उन्होंने सो कॉज किया बीपीएससी को, और सरकार को सवाल पूछे कि इनका जवाब दो। क्यों अभी तक क्या हो रहा था, सरकार कह रही थी हम क्यों जवाब दें, आप प्रूफ लाइए। सरकार कल पहली बार न्यायालय ने कहा नहीं, जवाब दीजिए, जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर अब परीक्षा ले रहे हैं, आप सरकार हैं, और लोगों का उसमें अगर शक है, दिक्कत है, तो उसको आपको जवाब देना पड़ेगा। तो पहली बात, उस निर्णय का जो पहला महत्वपूर्ण पहलू है कि अब सरकार 30 तारीख से पहले उन मुद्दों को जो विद्यार्थियों ने उठाए उस पर जवाब देने के लिए बाध्य है। दूसरी बात, कोर्ट ने क्या कह दिया कि अगर बीच में कोई रिजल्ट जारी भी कर दे सरकार, तो भी उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कोर्ट का निर्णय ही फाइनल निर्णय होगा। तो उस तरह से मुझे लगता है कि अभ्यर्थियों के अनशन और उनके ये प्रयास का, उनके आंदोलन का एक लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप हुआ है। आगे क्या होता है हम लोग 31 को आपको देखेंगे। डर नहीं लगता है पप्पू यादव जैसे नेता से, तेजस्वी यादव जैसे नेता से? क्योंकि वो भी तो धरने पे बैठे ही थे। पप्पू यादव रेलवे पे जाके बैठे हैं, उनका प्रोटेस्ट आप पूरा तहस नहस कर दिए, बच्चे आपके फेवर में आ गए, उनके पास 2-4 ही बच्चे रह गए। आपको डर नहीं लग रहा है बिहार में ये सब स्टेप ले रहे हैं आप? नहीं, मुझे क्या डर लगेगा। काहे मैं नहीं, तो आप इतना बड़ा देखिए बड़ा कि मैं यहाँ पर जो रह रहा हूँ, ये बिल्कुल ओपन गंगा के किनारे है। यहाँ ना कोई सुरक्षा है, ना यहाँ कोई रोक रहा है। जिसकी मर्जी यहीं पे मैं सोता हूँ, कल से सोना शुरू किया है। अपना जहाँ मैं शेखपुरा में रहता था उसको छोड़कर अब यहीं पे शिफ्ट हो गया हूँ, और यहाँ जब तक आगे ये सत्याग्रह चलेगा तब तक यहाँ रहेंगे, जब तक गंगा का पानी ना आ जाए या सरकार ज़बरदस्ती ना हटा दे। लेकिन सरकार ने भी कहीं ये समझा कि आप कितने जगह से आप हमें हटाओगे। आप गर्दनी बाग से लोगों को हटाओगे तो लोग गांधी मैदान चले जाएंगे, गांधी मैदान से हटाओगे तो यहाँ चले आएंगे, यहाँ से हटाओगे तो कहीं चले जाएंगे। आप लाठी के दम पर किसी को चुप नहीं करा सकते हैं। तो सरकार को भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हुआ है, इसीलिए जगह का सरकारी परमिशन दिया उन्होंने। सरकार से परमिशन लिया हम लोगों ने, सरकार को फीस जमा किया, और
शांति से यहाँ कुछ कर रहे हैं। सरकार को ये डर था कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जमा हो जाएंगे और यहाँ से शायद मार्च होगा, प्रोटेस्ट होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तो हम लोग काम करते नहीं है, ना हमारा उस चीज़ों में कोई विश्वास है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जो गांधी जी के बताए हुए रास्ते हैं कि अन्याय को सहन नहीं करना है, तो उसके लिए लीगल लड़ाई लड़ी जा रही है। साथ में समाज के स्तर पर लोगों में जन जागृति, उनमें वो बल, उनमें वो साहस पैदा करना कि अगर आपके साथ या आपके समाज के साथ अन्याय हो रहा है तो आप आइए, आवाज़ उठाइए। लोकतंत्र में आप मालिक हैं, जनता मालिक है। पुलिस और प्रशासन व्यवस्था जो है वो आपके लिए है, वो आपका मालिक नहीं है। आप मालिक हैं, लेकिन आप मालिक हैं तो आपको सजग रहना पड़ेगा। अगर आप मालिक होकर सजग नहीं रहेंगे तो कोई दूसरा उस पर कब्जा कर लेगा। प्रशांत जी, कल भी तेजस्वी यादव ने आप पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि आप गांधी की राह की बात करते हैं, कि गांधी की राह पे चल रहे हैं और शराबबंदी को तोड़ने की बात करते हैं। भाई, तेजस्वी यादव इतने पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हैं कि वो गांधी पर कुछ टीका टिप्पणी कर सकें। तेजस्वी यादव बिना कागज के गांधी पर अगर 5 मिनट बोल दें, गांधी जी का पूरा जीवनी पर 5 लाइन का बोल दें, जो कि बिहार का कोई भी सामान्य लड़का गांधी पर बोल सकता है। तेजस्वी यादव, मैं आपको कैमरे पे कह रहा हूँ, 5 मिनट गांधी पर बोल नहीं सकते हैं, जयप्रकाश जी पर बोल नहीं सकते हैं, लोहिया पर बोल नहीं सकते हैं। ना उनमें वो इंटेलेक्चुअल क्षमता है, ना समाज में उन्होंने इस तरह का कोई प्रयास किया है जिससे उनकी समझ बने। तो ऐसे लोगों को गांधी की क्या समझ है कि गांधी ने क्या कहा। गांधी ने शराबबंदी को, अब चूंकि आपने सवाल उठाया है, गांधी ने कब शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया। गांधी जी ने ये कहा कि लोगों को शाकाहारी होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कानून बना दे कि जो लोग शाकाहारी नहीं है उनको जेल में डाल दिया जाएगा। गांधी जी ने ये कहा कि शराब नहीं पीना चाहिए, समाज को, सरकारों को प्रयास करना चाहिए कि शराब लोग न पिएं, इसका प्रचलन न बढ़े। गांधी जी ने अपने जीवन काल में कहीं भी न ये लिखा न कहा कि सरकार को कानून बनाकर शराब पर रोक लगानी चाहिए। दोनों में फ़र्क है। अब ये फ़र्क तेजस्वी यादव जैसे लोग जो आज तक अब 9वां पास नहीं हो पाए, वो क्या समझ पाएंगे। उसके लिए तो कुछ आपको, आपकी विद्वता होनी चाहिए, सरस्वती की कृपा होनी चाहिए। गांधी को पढ़िएगा तब तो समझ में आएगा। अच्छा, उपचुनाव की बात करें तो आपकी पार्टी सारी सीटों से हार गई थी। 2025 में जो विधानसभा चुनाव आने वाला, उस पर आप कैसे काम करिएगा कि सारी सीटें जीते? जो उपचुनाव हुए वो सिर्फ पार्टी के 2 अक्टूबर के बनने के 1 महीना के भीतर हुए। पार्टी को जो सिंबल, वो सिंबल पे चुनाव होता है। सिंबल पार्टी को 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को मिला है और 11 तारीख को चुनाव हुआ। तो कुल मिलाकर 8 या 10 दिन पार्टी या पार्टी के लोगों को चुनाव के दौरान उनको मौका मिला अपने सिंबल को पहुंचाने में। इसके बावजूद 10% वोट पार्टी को मिला। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है और बेहतर होना चाहिए था। इतने बड़े प्रयास के बाद 10% ही वोट नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं है जिसको बेहतर नहीं किया जा सकता है। 0 से 10% पहुँचे। अगर आप यहाँ भाजपा का इतिहास देखेंगे, जदयू का इतिहास देखेंगे, तो इनको 10% वोट लेने में 10-10, 15 साल, 20-20 साल लगे हैं। पिछले चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 19.6% वोट बिहार में मिला है। भाजपा अपने आप को देश का सबसे बड़ा पार्टी बताती है, इतने दिन से देश के सत्ता में है, बिहार में बड़ा पार्टी अपने को बताते हैं। 19.6% वोट मिला है। तो उस नज़रिए से 10% वोट 1 महीने पुरानी पार्टी के लिए बुरा नहीं है, हमारे अपने मापदंड से ज़रूर बुरा है। और जो भी लेकिन इस तरह के प्रयास इसलिए किए जाते हैं कि उसको करके देखा जाए कि क्या इसमें और बेहतर करने की ज़रूरत है, और उस चीज़ से जो सीख मिली है उसको अब अमल में लाएंगे। और कोशिश ये होगी, आपने उसके बाद देखा होगा जब MLC का चुनाव हुआ, उन 4 उपचुनावों के बाद MLC का चुनाव हुआ, उसमें जनसुराज दूसरे नंबर का दल रहा, NDA चौथे नंबर पर और RJD वाले तीसरे नंबर पर। अभी आप अनशन में बैठे हुए हैं। हम लोग को जो वोट मिला MLC के चुनाव में, तिरहुत MLC चुनाव में, वो दूसरे नंबर पर हम लोग हैं। दोनों ही यहाँ पर जो बड़े दल हैं या दोनों गठबंधन हैं, वो तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। तो 12-15 नवंबर से 20 दिन के बाद जो चुनाव हुआ, उसी में आपको फ़र्क दिख रहा है। उसमें वोट आपको 22% वोट करीब मिला है। तो आने वाले समय में आपको
बहुत बड़ा फर्क दिखेगा। आप अभी यहाँ बैठे हैं, नीतीश कुमार यात्रा कर रहे हैं, सौगात दे रहे हैं करोड़ों करोड़ों का कि हम महिलाओं को ये देंगे, तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि महिलाओं को देंगे, बूढ़ों को देंगे, तो आपको नहीं लगता है ना कहीं आपका टाइम चला जाएगा विधानसभा चुनाव के प्रचार में? नहीं, हम राजनीति सिर्फ चुनाव के नज़रिए से नहीं करते हैं। हाँ। पिछले 2 साल से हम पैदल चल रहे हैं, तो हम वोट नहीं मांग रहे हैं। पार्टी तो 2 अक्टूबर को बनी है, हमने पूरे 2 साल में वोट मांगा ही नहीं है। मेरी अपनी समझ है कि राजनीति समाज से सुधर सकता है, राजनीति से समाज नहीं सुधर सकता है। जब तक सामाजिक चेतना नहीं होगी, समाज में लोगों को ये समझ नहीं होगी कि कैसे वोट देने से उनका जीवन सुधरेगा, तब तक बिहार नहीं सुधरेगा। ऐसा तो है नहीं कि लोग जानते नहीं कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। ऐसा तो है नहीं कि लोग पलायन के दर्द को नहीं समझते हैं। ऐसा तो है नहीं कि लोगों को भ्रष्टाचार के बारे में पता नहीं है। लोगों को सब पता है। इसके बावजूद लोग उन्हीं नेताओं को, उसी व्यवस्था को फिर से वोट क्यों देते हैं? इसलिए वोट देते हैं कि चुनाव के समय कहीं ना कहीं जातीय और धार्मिक उन्माद में मेरे जाति का है, मेरे धर्म का है, हिंदू मुसलमान हो गया, कुछ पैसे बट गए, कुछ शराब बट गया, मुर्गा भात खिला दिए, मंदिर मस्जिद का कुछ इमोशनल मुद्दा खड़ा कर देते हैं और लोग अपनी समस्याओं को भूलकर, अपने बच्चों की समस्याओं को भूलकर नेताओं के बच्चों के चक्कर में वोट दे देते हैं। तो ये चीज़ से जनता अलग हो, अपने मुद्दे पर, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए वोट करे, इसी को बताने समझाने के प्रयास का नाम है जनसुराज। दूसरी बात है कि लोग अगर ये समझ जाएं तो लोगों का ये कहना है कि उनके पास एक विकल्प भी होना चाहिए। बिहार में तो विकल्प ही नहीं है। यहाँ आधी से ज़्यादा जनता तो लालू जी को इसलिए वोट दे रही है क्योंकि वो भाजपा से डरती है। जो मुसलमान हैं उनको लालू से कोई प्रेम नहीं है, उनको तेजस्वी से प्रेम नहीं, राजद से। वो जानते हैं कि इन लोगों ने ना हमें भागीदारी दी है, ना हमारे समाज के लिए कोई काम किया है, ना हमारी आवाज़ बनेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो चूँकि भाजपा से डरते हैं, भाजपा को वोट नहीं दे सकते हैं, तो भाजपा को हराने के लिए वो मजबूरी में राजद को वोट देते हैं। यही हाल करीब करीब एनडीए के, भाजपा के, नीतीश के आधा वोटर को है। वो उनको नीतीश पसंद नहीं है, उनको भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ लालू से डरते हैं क्योंकि उन्होंने लालू जी का जंगल राज देखा है। तो वो ये सोचता है भाई चलो कितना भी खराब है, काम हो ना हो, कम से कम रंगदारी अपहरण थोड़ा कम हुआ है, हमको कोई गोली नहीं मार रहा है, तो चलो लालू को हराने के लिए हम इसको। तो ये जो मजबूरी का वोट है, जैसे ही जनसुराज के तौर पर एक नया विकल्प, सशक्त विकल्प, ईमानदार प्रयास से बनाया गया विकल्प जनता के सामने दिखेगा, तो ये वोट बड़े पैमाने पर तीसरे विकल्प की ओर जाएगा और उसका असर आपको चुनाव में दिखेगा। कुछ नेताओं के नाम लेंगे और आपको एक शब्द में बताना है कि आप डिफाइन करना है आपको एक शब्द में, कुछ भी लिपटा लिपटी मत करिएगा, आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। नीतीश कुमार को आप कैसे देखते हैं, खाली एक शब्द में? कुर्सी कुमार हैं। तेजस्वी यादव? लालू जी के लड़के हैं। लालू जी? लालू जी ने समाज के लिए बड़ा प्रयास, बड़ा संघर्ष किया है और इस योगदान के लिए उनका सम्मान होना चाहिए, सम्मान है भी। लेकिन लालू जी ने जिन समाज के जिन वर्गों को आवाज़ दी, उन वर्गों को उन्होंने शिक्षा नहीं दी, उन वर्गों के बच्चों को पढ़ाया नहीं, उनको उन्होंने पूंजी नहीं दी, रोजी रोजगार नहीं दिया, उनको ज़मीन नहीं दी। तो लालू जी ने जिस समाज के लोगों के को आवाज़ दिया, सम्मान दिया, उसके लिए लालू जी बहुत बड़े नेता हैं, होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन उसी समाज में एक बड़े वर्ग ने धीरे धीरे ये समझ लिया है कि लालू जी ने आवाज़ तो दिया, लेकिन हमें और हमारे बच्चों को शिक्षा, ज़मीन या रोज़गार नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि वो उन समाज के लोग आज भी लालू जी और लालू जी के बच्चों का झंडा ढो रहे हैं, उनके नाम पर नारा लगा रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे आज भी अनपढ़ हैं, आज भी गरीब हैं, आज भी उनको नौकरी के लिए संघर्ष करना है, आज भी उनके बच्चों को रोज़गार के लिए बाहर बिहार छोड़कर जाना है। और इसीलिए धीरे धीरे आपने देखा कि लालू जी जो बिहार के इतने बड़े नेता थे, धीरे धीरे उनका प्रभाव और उनका राजनीतिक ग्राफ नीचे आया है। और इनको चिराग पासवान को आप कैसे देखते हैं? चिराग जी सुलझे हुए युवा नेता हैं और अभी भाजपा के साथ हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाजपा के साथ रह के वो बेहतर राजनीति कर सकते हैं। चिराग जी को आप अपने साथ रखना चाहते हैं क्या, अपने साथ लेके चलना चाहते हैं क्या? क्योंकि युवा में उनका भी फेस कहीं ना कहीं दिखता है। नहीं, हमारे चलने रखने और चाहने की बात नहीं है। हम लोग तो जनसुराज ने पहले कह दिया कि हम 243 सीट पर हैं, तो चिराग जी का तो अपना दल है, वो गठबंधन के हिस्सा है, भाजपा के मंत्री हैं भाजपा सरकार में, तो हम लोग का साथ चलने का तो कोई सवाल नहीं। सम्राट चौधरी को कैसे देखते हैं, डिप्टी सीएम है बिहार के? कैसे भी नहीं देखते हैं, उनका कुछ नहीं है। सम्राट चौधरी को क्या है, कुछ अच्छा, नहीं। बिहार में अगर हम ओपोजिशन की बात करें, कोई एक नेता जो आपको सच में अच्छे लगते हो? नहीं, अच्छे लगने की बात नहीं है, व्यक्ति की बात नहीं है, उनका काम अच्छा लग सकता है। जैसे मैंने नीतीश कुमार का काम आपको कभी अच्छा नहीं? मैं बता रहा हूँ कि जैसे लालू जी ने यहाँ पर समाज के जिन वर्गों को सम्मान, आवाज़ दी,
वो बात अच्छी है, वो उस बात के लिए लालू जी का सम्मान है। नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल के पहले 5-7 साल में जो बिहार में कुछ सुधार की एक लौ जलाई, उसके लिए उनका सम्मान है, उसके लिए उनकी मदद भी की है। लेकिन लोकतंत्र में किसी व्यक्ति या नेता के लिए सम्मान, समर्थन, भरोसा, वोट जो है ये परमानेंट नहीं है, ना होना चाहिए। लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है। हर 5 वर्ष पर चुनाव क्यों होता है? 5 वर्ष पर चुनाव इसलिए होता है कि जनता के पास ये अवसर रहे कि आप जिस नेता, दल, विचारधारा को आप मानते हैं, जिस पर आपका भरोसा है, उसके साथ आप जुड़िए, उसको वोट दीजिए, उसको जिम्मेवारी दीजिए। लेकिन वो वोट और भरोसा 5 साल के लिए रखिए। 5 साल में अगर वो नेता, वो दल आपके विश्वास पर खरा नहीं उतरता है, अगर आपके साथ काम, आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है, आपके समाज के लिए कुछ काम नहीं करता है, तो वोटर और नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेवारी है कि जितनी मजबूती से आपने उस नेता और दल का समर्थन किया है, उतनी ही मजबूती और ताकत से उस नेता और दल का विरोध भी करें। अगर ये नहीं होगा तो लोकतंत्र मर जाएगा। इसलिए कई बार लोग कहते हैं, अरे भाई आपने 5 साल पहले तो इसकी मदद की थी, आज उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो भाई अगर एक बार वोट देना, एक बार समर्थन को अगर आप परमानेंट कर देंगे, तब तो फिर चुनाव की जरूरत ही नहीं है। एक बार आपने नीतीश जी को वोट दे दिया, अब जीवन भर उन्हीं को रहने दीजिए, फिर क्यों 5 साल पे वोट करा रहे हो? वोट इसलिए कराते हैं कि हर 5 साल पर जिस भरोसे से वो वोट दिया गया है, उसको अपने भरोसे और जो उन्होंने काम किया उसको अपने भरोसे, विश्वास के कसौटी पर कसिए। अगर वो सही हो तो उसको समर्थन करते रहिए, सही ना हो तो उसका विरोध कीजिए। आखिरी सवाल, जो इतना चल रहा है, सब टेंट वेंट लगा, पैसा कहाँ से आ रहा है? सब नहीं, कह रहे हैं पैसा प्रशांत किशोर के पास ऐसा पैसा है। बहुत है, फाइनेंसर बहुत है। बिल्कुल, जब आप समाज के लिए कुछ अच्छा करने निकलते हैं तो निश्चित तौर पर समाज में बहुत बड़े वर्ग में लोग ऐसे हैं जिनका विश्वास है, जो खुद से शायद सक्रिय नहीं है लेकिन चाहते हैं कि बिहार में सुधार हो, वो लोग मदद कर रहे हैं। प्लस मैंने जो 10 साल में, पहले भी मैंने कहा है, पिछले 10 साल में इतने लोगों की मैंने मदद की है, उन लोगों से मदद मांगी जा रही है कि बिहार गरीब राज्य है, यहाँ पर जो राजनीति करते हैं वो बालू माफिया हैं, शराब माफिया हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, इस तरह के गलत धंधों से, भ्रष्टाचार से पैसा लेकर राजनीति करते हैं। तो अगर स्वच्छ राजनीति यहाँ करनी है तो लोगों से पैसा मांगना पड़ेगा, उनसे चंदा मांग रहे हैं और उस चंदे के पैसे से अभियान चल रहा है। तो चलिए, आप सुन रहे थे प्रशांत किशोर को, और यहाँ पे 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आप भी कहीं ना कहीं परेशान हैं, आपके साथ भी कुछ गलत हुआ है, तो आप भी आ सकते हैं। पॉइंट ये है कि क्या सरकार हिलेगी कि कोर्ट हिलेगा? क्या इस बार बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो झुकेगा, या इस बार बिहार सरकार झुकेगी? आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।